फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आईएएस ऑफिसर टीना डाबी ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी अपने यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, राइट। उस स्ट्रैटेजी को एक तरीके से हम एनालाइज करेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स उससे निकालेंगे और देखेंगे उन्होंने गलतियां कहाँ पे की है। मैं पहले ही आपको बता दूं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे, राइट। मैं ये सिर्फ एक तरीके से आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ कि थोड़ा बेहतर आप परफॉर्म कर सको और ज्यादा अच्छे से, राइट। गलतियां क्या मैं निकालूंगी, मैं बताऊंगी आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो, दैट्स ऑल। यही एनालिसिस होता है, मैं एनालाइज करने वाली हूं उनकी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है कि उन्होंने न्यूज़पेपर रीड किए हैं 2 घंटे, ठीक है। डेली काफी वो न्यूज़पेपर रीड करती थी 2 घंटे, फिर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से लिखती थी, देन वो पढ़ना स्टार्ट करती थी 7 to 8 आवर्स, राइट। ये उनका टाइम टेबल का पहला पार्ट होता था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, 2 घंटे उन्होंने कहा है कि वो न्यूज़पेपर रीड करती थी, सिर्फ रीडिंग में 2 घंटे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ढूंढोगे उसमें माइट भी आपको 1.5 घंटा और लग जाए, तो यहाँ पे हम 3.5 घंटे मान लेते हैं आपकी न्यूज रीडिंग में चले जाएंगे और नोटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चले जाएंगे, राइट। तो ये टाइम लेकर चलना कि 3.5 घंटे माइट भी आपको लगेंगे रफली हर काम करने में, लिखने में भी और रीड भी करने में। अब क्या न्यूज लिख लेना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है? नहीं। अगर आप कोई न्यूज लिख रहे हो, कोई करंट न्यूज का पीस लिख रहे हो, तो उस चीज को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जहांगीरपुरी वायलेंस का एक पैराग्राफ बनाकर लिख लिया कि ये रीसेंट न्यूज है, राइट। अब उस न्यूज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे वो केस प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, कैसे कैसे वो केस आगे बढ़ रहा है, इसकी मेरे पास एक टाइमलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर टाइमलाइन होगी, डेट वाइज मेरे पास चीजें मौजूद होंगी, तो लास्ट में जब मैं बैठूंगी रिवाइज करने के लिए, तब मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगी कि न्यूज लिखो और उसके साथ उसकी टाइमलाइन बनाते चलो। आज ये हुआ, 9 मई को ये हुआ, 10 मई को ये हुआ, फिर 11 मई को ये हुआ, ठीक है। एट दी एंड आपके पास एक परफेक्ट टाइमलाइन होगी जब केस वो वाला एंड होगा। अपने टाइम टेबल को आवर्स के हिसाब से डिवाइड करना मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगता है पर्सनली, बिकॉज जब हम घंटे में चीजों को डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उस हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं। सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल साइंस को मैं 3 आवर्स दूंगी, ठीक है, सोशियोलॉजी को मैं 2 घंटे दूंगी, राइट। अब सोशियोलॉजी मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है पर्सनली, तो सोशियोलॉजी सपोज मैं 2 घंटे पढ़ नहीं पाई, मैंने 1.5 घंटे में हार मान ली और उसे छोड़ दिया, राइट। तो बाद में मेरे अंदर एक डिमोटिवेशन आएगा कि मैंने सोशियोलॉजी को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, मुझे उसे और पढ़ना था, जबरदस्ती पढ़ना था, नहीं रिटेन कर पा रही हूं तब भी पढ़ना था। तो ये वाली चीज हो जाती है जब आप घंटे के हिसाब से चलने लगते हो। अगर मैंने अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया होता कि आज मैं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पढ़ने वाली हूँ, कितना पढ़ने वाली हूँ ये नहीं पता, कितने घंटे पढ़ने वाली हूँ ये नहीं पता, बट पढ़ने वाली हूँ, राइट। तो कंसिस्टेंसी जो है आपकी वो ऐसे ही मेंटेन होगी। अगर घंटे के हिसाब से आप चलोगे यार, तो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो अपने टाइम टेबल को हम कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से जिन्हें सही लग रहा है प्लीज वैसे ही करिए, मेरे कहने पे मत बदलो, लेकिन इस चीज को एक बार ट्राई करके आप देख सकते। आईएएस टीना डाबी का स्टडी मेथड क्या था, राइट। वो रेलेवेंट चैप्टर्स रीड करती थी, चीजें अंडरलाइन करती थी उसमें जो जरूरी लगती थी, देन उन्हें वापस से मेमोराइज करके एक ब्रीफ पैराग्राफ्स में लिख लेती थी, राइट। वो ब्रीफ में उन सारी चीजों को जो मेमोराइज किया उसे लिख लेती थी। तो हम कह सकते हैं कोई भी चैप्टर वो मेमोराइज करके ब्रीफ में उसे लिख लेती थी, उसके ब्रीफ नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी, राइट, ठीक है। ये चीज मैंने भी आपको काफी बार कही है कि ब्रीफ में नोट्स प्रिपेयर करने की आदत डालिए, बिकॉज ये आपका पर्पस सर्व करेंगे जब आपके एग्जाम्स आएंगे। जो ब्रीफ नोट्स होते हैं वो एग्जाम के पहले आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। एग्जाम के पहले आप इतना सारा नहीं रीड कर पाओगे, तो अगर आपने ब्रीफ नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ मेट योर लीगल गाइड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर हम बहुत ही क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं हर लेसन के, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर। सो आईएएस टीना डाबी 4 आवर्स की कोचिंग लेती थी। जिस दिन वो कोचिंग नहीं लेती थी वो 8 आवर्स पढ़ती थी, राइट। हर 15 डेज पर वो खुद को एक ब्रेक देती थी ताकि वो मूड स्विंग से फाइट कर सके। 1 to 1.5 आवर्स अपने फैमिली फ्रेंड से बातें करने में निकाल देती थी, ठीक है। वो इंटरव्यू जिसकी मैं बात कर रही हूँ उन्होंने अनअकैडमी पर शायद अपलोड किया है, अनअकैडमी वालों ने उनका वो इंटरव्यू अपलोड किया, राइट। अब वो सुन सकते हो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसी इंटरव्यू से मैं लेकर ये चीजें एनालाइज करने वाली हूँ। कोचिंग
बिल्कुल आपके अपने ऊपर है, ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग वाले आईएएस नहीं क्लियर कर सकते हैं या सिर्फ कोचिंग वाले करते हैं, नहीं। कोचिंग एक गाइडेंस के लिए होता है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं मन लग रहा है कोचिंग में, बिल्कुल मत जाओ, खुद से ही पढ़ो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। उन्होंने ये भी बताया था कि 1 डे बिफोर एग्जाम वो 12 घंटे पढ़ती हैं। मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं पर्सनली। 1 डे बिफोर एग्जाम हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, यू नो, थोड़ा सा आराम करना चाहिए 1 डे बिफोर एग्जाम। इतना ज्यादा अगर हम स्ट्रेन ले लेंगे 12 घंटे पढ़ना, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इट गोज फॉर ऑल दी एग्जाम्स, राइट। 1 डे बिफोर एग्जाम थोड़ा काम मूड रहे जितना, उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ोगे ना, मेरे हिसाब से उतना एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जाएगा कि मेरी ये चीज छूट गई, मैं ये लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, वो चीज बढ़ती जाएगी। तो 1 डे बिफोर एग्जाम मेरे को इतना सही नहीं लगता। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट ज्यादा 12 घंटे इट्स टू मच, राइट। आई यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिर वही चीज आ जाती है, मूड स्विंग से कैसे फाइट करनी है। एवरी 15 डेज आपको ब्रेक लेना है, फेयर इनफ, लेकिन जरूरी है मूड स्विंग्स 15 डेज पर ही हो। मतलब मूड स्विंग्स तो मेरे को आज भी हो सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अगर मैं 15 दिन पर ही गैप लेने वाली, 15 दिन पर ही बाहर जाने वाली हूं, ठीक है, तो अभी कैसे डील करूं अपने इस मूड स्विंग से? तब तो मैं इंतजार में पड़ जाऊंगी कि 15 दिन कब पूरे होंगे तब मैं बाहर जाऊंगी, राइट। तो एक तरीके से ठीक है, 15 दिन वाला इट्स गुड, इट्स बेस्ट एक्चुअली विच यू कैन डू। बट मेरा मानना है ना कि जो चीज अभी आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज अभी आपको तकलीफ दे रही है, उसका सॉल्यूशन आपको अभी ही निकालना जरूरी है। अगर मूड स्विंग्स आपको तंग कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन अभी निकालो, रादर देन बाद में निकालोगे। क्योंकि बाद में निकालने से क्या होगा, वो चीज टलती जा रही है और चीज जमा नहीं होती जा रही है, और ये आपकी प्रिपरेशन में भी तो बीच में आ रहा है। अगर आज मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं तो आज का दिन तो गया, समझो आज का दिन गया। अगर आपने उसको डील नहीं किया तो आज का दिन आपका चला जाएगा। इसलिए जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपको हेल्प कर रही है डील करने में मूड स्विंग से, प्लीज उस चीज को अपने से क्लोज रखिए, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है मूड स्विंग्स हो रहा है, उस चीज को तुरंत उस ऑपरेशन में लाइए, राइट। उस चीज को यूज करिए ताकि आपको वो ठीक हो और वो आज का दिन वेस्ट ना हो जिस दिन ये सारी चीजें हुई हैं। 15 दिन पे गैप तो लोगे, वो तो अच्छी ही चीज है, वो तो जाना ही चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जाना, ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन मूड स्विंग्स जिस दिन हो रहा है, प्लीज उसे उसी दिन डील करिए, उसी दिन उसे खत्म करिए, ताकि वो दिन आपका वेस्ट ना जाए प्रिपरेशन का। हर एक दिन मैटर करता है यार, हर एक दिन, ये चीज याद रखना। आपको कौन सी बुक सही लगती है पढ़ने में, राइट। किसी आईएएस की बुक्स देख के यार इसने ये यूज किया था तभी इसका क्लियर हो गया, इसने ये स्टडी मटेरियल यूज किया था तब इसका ये क्लियर हो गया। जरूरी है आपको भी वो स्टडी मटेरियल कंफर्टेबल लग रहा हो? क्या पता आपको नहीं सही लग रहे हो वाजीराम के नोट्स, तो क्या जबरदस्ती वाजीराम के नोट्स उठा के पढ़ने लगोगे? ये चीज सबसे बड़ी बेवकूफी है, मैं आपको जो बता रही हूँ, राइट। ये आदत अभी से ही आप छोड़ दो। अगर कॉलेज में हो तो किताबें वो पढ़नी है जो तुम्हें सही लग रही है, जिससे तुम रिटेन कर पा रहे हो। जरूरी नहीं सब उसी बुक से रिटेन कर पाए जो एक टॉपर ने यूज की है, ठीक है। तो वो बुक पकड़िए जो आसान लगती है, जिससे आप रिटेन कर पाते हो, जो आपको मैटर दे रही है, राइट। और उसी बुक से मल्टीपल रिविजन्स करिए। मल्टीपल रिविजन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमें मल्टीपल रिविजन्स पर ध्यान देना और हमें वो बुक पकड़नी है जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल है, और इस चीज पे टाइम लगाना है, ठीक है। बुक्स लेने में हमें टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी का एक तरीके से मेन हिस्सा है। यहीं से तो सारी चीजें स्टार्ट होंगी। किताबें नहीं होंगी तो पढ़ेंगे क्या, राइट। तो किताबें खरीदने पे टाइम लगाओ। एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी को तो भाई कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। उससे तो मैं भी पढ़ाती हूँ कभी कभी, तो एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और टीना दावी को अगर आप देखो तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरीके से हर चीज को ना, जैसे कुछ भी मैं पढ़ती थी तो उसे करंट सिचुएशन से रिलेट करती थी। कोई भी वो टॉपिक पढ़ रही है तो वो देखती थी क्या इससे रिलेटेड कोई करंट सिचुएशन है। और ये चीज मैं अपने भी आपको आंसर्स में बताती हूँ, जब भी मैं कुछ पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ चीजों को करंट सिनेरियो से रिलेट करो, ठीक है। कोई भी करंट सिनेरियो अगर उससे आप रिलेट करके अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लिख रहे हो अगर उसको करंट सिनेरियो से रिलेट कर पा रहे हो, देन दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। इसको कभी मत छोड़ना, ये वाली आदत को, यही आपको आगे लेकर जाएगी। इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का क्या करें?
इंग्लिश के ऊपर यार, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पहली चीज तो मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी मिल जाएगा। इतना ज्यादा इसलिए मैं उसको इलेबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बहुत मतलब वास्ट वीडियो है, ठीक है। उसमें सब कुछ लगभग मैंने कवर कर दिया है आपके लिए। इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है, अच्छी है तो और ज्यादा अच्छे से आप कैसे उसे कवर कर सकते हो, सभी के लिए वो वीडियोस, IAS PCS सबके लिए वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टीना डाबी की यहाँ पे इंग्लिश काफी अच्छी थी, ठीक है। उनकी इंग्लिश अच्छी थी, इंटरव्यूज में देखने से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी तो उन्होंने इस चीज पर ज्यादा जोर नहीं दिया कि अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा न्यूज़पेपर रीड करो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको इंग्लिश के साथ टच में रहना है, राइट। लेकिन इन चीजों को मैंने क्वेश्चन किया वाले वीडियोस में, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना यार सबको पसंद नहीं होता जिससे कि इंग्लिश अच्छी हो जाए। सबसे बड़ा ब्लंडर जो आप लोग कमिट कर रहे हो ना, ये सारी चीजें सुन सुन के, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज को एनालाइज करूं। जो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग कमिट कर रहे हो कि इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, इससे बड़ा ब्लंडर आप कुछ कमिट नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, अपने दिल से पूछो, न्यूज़पेपर रीड करते वक्त मजा आता है किसी भी तरीके से? भयंकर वाला कुछ लोग तो बोर होते हैं न्यूज़पेपर रीड करने में, और मैं उनमें से एक हूं। बहुत बोर होती थी, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो बहुत बोर होती थी मैं न्यूज़पेपर रीड करने में। मेरे सर ने एडवाइस किया था कि न्यूज़पेपर रीड करो, और लगभग हर कोई यही एडवाइस करता है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, कुछ अच्छा नहीं होता है। सिर्फ अपनी एक डिक्शनरी बना लोगे तुम, मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ अपनी एक डिक्शनरी बना लोगे, वो वाला वीडियो देखो, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होने में ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इस चीज को अपनी वीकनेस मत बनने देना, राइट। इंग्लिश को हम अपनी वीकनेस किसी भी तरीके से नहीं बनने दे सकते इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में, राइट। हमें यार एग्जाम निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है। अब इंग्लिश अगर इसका रोड़ा बन रही है, इंग्लिश बीच में आ रही है, तो सॉल्व करो, सॉल्व करना जरूरी है। ये पकड़ के मत बैठना कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, ये नहीं हो पा रहा है, ये टफ लग रही है, नहीं, सब बकवास है। आपको सही करना होगा, आपको निकालना है ना यार। एक नॉर्मल लेवल तो होना चाहिए इंग्लिश का, बस नॉर्मल लेवल रखने पे ध्यान दो कि नॉर्मल लेवल इंग्लिश का कैसे बना के रखना है, और वो बहुत ईजी है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ईजी। आंसर राइटिंग इन मेंस, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो टीना डाबी थी वो डेली एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी, एक आंसर वो डेली लिखती थी, ठीक है। एक ऐसे की वो डेली प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, फाइन। अब वो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट थी, ठीक है, उन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया था अपने क्लास 12 में, तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है लॉन्ग आंसर्स लिखना, राइट। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ऑलरेडी बहुत इजी होता है लॉन्ग आंसर्स को लिखना, दे हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, उनकी हैबिट बन चुकी होती है। बट जो साइंस स्टूडेंट्स है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है, वो कहा जाए, के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो वैसे भी बनाई दी है कि आप लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कैसे आपको टैकल करना है, राइट। लॉन्ग आंसर्स लिखने की हैबिट कैसे डालनी है, इसके ऊपर है पूरा, राइट। तो इसको मैं इलेबोरेट ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, बट ये चीज बता दे रही हूँ, वो चीज जरूर देख लेना। तुम्हारी मुझे पता है प्रॉब्लम है, साइंस स्टूडेंट्स की तो ये पक्का प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे 10-20 लोगों ने पूछा है मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, जिसकी आईडी है लॉ पीप्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आके पूछ सकते हो, लॉ पीप्स, राइट। वहां पर मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि अपने लॉन्ग आंसर्स को मैं कैसे इंप्रूव करूं, कैसे लिखना स्टार्ट करूं। उन्हें आइडिया नहीं मिलता है कि लिखना कैसे स्टार्ट करना है लॉन्ग आंसर्स को। मैंने भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस की थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स को अपने लॉन्ग आंसर्स में टीना डाबी इंक्लूड करती थी, जो कि बेस्ट पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया करंट अफेयर्स को, जैसे कि जहांगीरपुरी वायलेंस, ठीक है, जहांगीरपुरी वायलेंस पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो मैं उसे कैसे लिख पाऊंगी, जब मुझे उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। इसीलिए जब मेरे पास एक टाइमलाइन होगी, क्योंकि मैं न्यूज रीड करती हूँ तो मेरे पास अब एक टाइमलाइन है, राइट, तो मैं अपने अब आंसर को भी उसी तरीके से फॉर्म कर सकती हूँ, एंड इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट, राइट। तो ये चीजें याद रखना, न्यूज वाली चीज आपके अब यहाँ पे काम आ रही है, लॉन्ग आंसर राइटिंग में न्यूज वाली चीज काम आ रही है। हर चीज एक चीज से जुड़ी हुई है, राइट। तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई हो। जैसे जो न्यूज वाली चीज है ये आंसर राइटिंग से जुड़ी हुई है, तुम्हारी आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही हेल्प नहीं करेगी, आंसर राइटिंग में भी तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ज्यादा मार्क्स फेच करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज स्मार्ट वर्क। टीना डाबी ने ज्यादा टाइम बुक सिलेक्ट करने में लगाया है और सिलेबस को समझने में लगाया है। ध्यान से समझो, जिस इंसान को सिलेबस क्लियर होगा उसे पता होगा कि उसे पढ़ना क्या है, वो बकवास बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में यार IAS निकालना इज लाइक, समझो इस चीज को,
उस इंसान को कहीं ना कहीं सिलेबस की अच्छी नॉलेज है, या तो उन्हें सिलेबस याद है पूरा अच्छे से कि इतने पोर्शन में ही रीड करनी है चीजें, इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ जाती है, कुछ लोग एक्साइटमेंट में नहीं ना, यार ये भी पूछा जा सकता है वो भी पूछा जा सकता है, तो ज्यादा रीड कर लेते हैं, इसीलिए तो टाइम जा रहा है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स ही तो है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की तो आपको याद रखने हैं, टाइम मैनेजमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज सिलेबस ओरिएंटेड। हमें सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, या तो हमें सिलेबस याद करके रखना है, या तो अपनी वॉल पे चिपका देना है कि ये मेरा सिलेबस है। इस सिलेबस के बाहर जाके पढ़ना बेवकूफी होगी यार। हमें सिलेबस को पकड़ के रखना है, राइट? सिलेबस को छूटने नहीं देना है। ऑलरेडी वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है सिलेबस। अब उससे भी ज्यादा तुम पढ़ोगे, मतलब क्या कर रहे हो फिर? कचरा आ जाएगा माइंड में, राइट? तो सिलेबस को अपने याद रख के हमें काम करना है जो भी कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके पेपर अटेम्प्ट करने में आता है। तो पेपर अटेम्प्ट तो अभी अब तक आपने किया नहीं है, तो एक ज्यादा ज्यादा टेस्ट लेने की कोशिश करिए, राइट? मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करो, ताकि तुम टाइम को अपने अच्छे से मैनेज कर पाओ, राइट? किसी आंसर, अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा तो जबरदस्ती टिक मार्क करके आने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है वहां पे। जरूरी नहीं है पूरा ही आंसर आपको आ रहा हो, ठीक है? हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। 85% भी अगर आपको, या 95% भी आ रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, तभी आप अटेम्प्ट करो, ठीक है? जबरदस्ती अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये चीज याद रखना। और बाकी ये भी आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी ऐसा आंसर अटेम्प्ट नहीं करना है यार जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया ना हो, बट जबरदस्ती हम उसे लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है, ठीक है? एग्जामिनर बुरी तरीके से इरिटेट हो सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। पता है तभी लिखो, अगर थोड़ा भी पता है तो जरूर लिखो। 1 मार्क भी आपकी हेल्प कर सकता है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया है। और ये बेस्ट चीज उन्होंने बताई है, मैं आपको बता रही हूं। आता है थोड़ा भी तो जरूर लिखो, बिल्कुल भी नहीं आता तो बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो इरिटेट हो सकते हैं। हम एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो एग्जाम हॉल के अंदर यार, जब आप OMR शीट आपको मिलेगी और क्वेश्चन पेपर मिलेगा, राइट? क्वेश्चन पेपर में ही लिखना स्टार्ट मत कर देना, मार्क करना स्टार्ट मत कर देना। दिस इज अ वार्निंग, राइट? दिस इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। कभी भी क्वेश्चन पेपर पे हमें मार्क नहीं करना है, ठीक है? कॉलेजेस में नॉर्मल अगर तुम क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते हो तो अनफेयर मीन्स के लिए आपको बोला जाता है, ठीक है? और अगर ऐसे एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर दोगे तो भाई फिर क्या ही नतीजे निकलेंगे, समझ रहे हो? कभी भी क्वेश्चन पेपर में मार्क करने वाली बेवकूफी मत करना, चाहे तुम्हारा टीचर तुम्हें खुद आके क्यों ना बोले, ठीक है? तुम्हारा टीचर खुद चल के आ रहा है, बोला कि ठीक है बेटा मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर पे, तुमने पूछा उन्होंने बोला मार्क कर लो। नहीं करना है हमें मार्क, हमें बेवकूफी करनी ही नहीं है क्वेश्चन पेपर पे मार्क करने की। ये बेवकूफी आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। फिर कभी भी क्वेश्चन पेपर पे मार्क नहीं करना। ये सस्पेशन देता है एक तरीके से एग्जामिनर के माइंड में या टीचर के माइंड में कि बच्चा चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, ये एस्पिरेंट चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, स्टूडेंट चीट कर रहा था। मत करो ये सारी चीजें, राइट? क्वेश्चन पेपर पे मार्क नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? हमें साफ तरीकों से यार चलना है, अपनी जर्नी को एग्जीक्यूट करना है। ये वाली बेवकूफी हम वहां पे करके नहीं आ सकते हैं, ठीक है? ये चीज हमें अपने माइंड में क्लियर रखनी है। ये सारी चीजें अनफेयर मीन्स UFM के अंडर में आती हैं, राइट? टीना डाबी ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है, हमें कभी भी सॉन्ग सुन के नहीं जाने चाहिए एग्जाम के पहले, ठीक है? एग्जाम के पहले कभी भी मत सॉन्ग सुनो जो कि आपके कान में बजेंगे यार, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छी है ना, आई अग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट, राइट? अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो प्लीज अपने नोट्स को ना खुद की आवाज में रिकॉर्ड करो और वो सुनना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है ट्रैवल में, ठीक है? ये काम कर सकते हो, लेकिन सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनने। टाइम वेस्ट कर दो, टाइम वेस्ट करना अलाउड है, लेकिन सॉन्ग्स नहीं सुनने। ये चीज मार्क कर लो, लिख लो कहीं। कोई भी ऐसी चीज मत सुनो जिससे डिस्ट्रैक्शन होगा या कान में बजेंगे आपके बाद में, राइट? ये सारी चीजें नहीं करनी है। अपनी वॉइस में या तो अपने नोट्स रिकॉर्ड करो और वो बार बार सुनो, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लोग क्या सोचते हैं कि मैं कॉलेज से निकलूंगी, मैं प्रिपरेशन करूंगी, ठीक है? मैं प्रीलिम्स दूंगी, मेंस दूंगी, इंटरव्यू दूंगी और मैं IAS बन जाऊंगी, राइट? चीजें ऐसे नहीं होती हैं। इट्स अ जर्नी गाइज। मैं भी ऐसे ही सोचती थी चीजें ऐसे ही होंगी, बहुत ही सिंपल वे में। नहीं, इट्स अ जर्नी, ठीक है? ये पूरी एक जर्नी है। हमें एक जर्नी को एक जर्नी की तरह ही देखना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह इस चीज को देखो। ये ऐसा नहीं कि तुमने आज स्टार्ट किया और ये परसों चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? 1 साल बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ पढ़ने वाले हो और ये चीज खत्म, बन गए तुम IAS। नहीं, 1 साल जब तुम ये सब कर रहे होगे तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें हो रही होंगी,
ठीक है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन और भी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स एज वेल। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना, इसको ऐसे मत देखना कि एक तरीके से ना मशीन की तरह इस चीज को मत देखो कि मैं एक मशीन हूं, आज स्टार्ट किया कल खत्म। नहीं, ऐसे चीजें नहीं होंगी, बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी। यूपीएससी क्लियर करना तो दूर है, अगर क्लियर कर लिए तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। ये चीज मैं आपके मुंह पर बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसको एक जर्नी की तरह बनाना है, ताकि जब आप वो अचीव करो तो आपको एक अचीवमेंट फील हो। ठीक है, अगर इस तरीके से चलोगे तो एक अचीवमेंट फील होगी, अगर उस तरीके से चलोगे सिर्फ बस करके दे देना है, बन गए हम बन गए, तो 2 मिनट की खुशी होगी यार। ठीक है, उस 2 मिनट की खुशी में कुछ मजा नहीं आएगा। अगर ये जर्नी होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो ये चीज आपको बाद में याद आएगी कि यार वो मेरे मेंस चल रहे थे, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी और एक तरीके से गए थे पापा के मिलने। ठीक है, मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त, मैंने ये सारी चीजें भी की थी, मैं अपने कजन के साथ फुटबॉल खेलने गई थी। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के बीच में थोड़ा रिफ्रेश महसूस कर रही थी, उसके बाद और अच्छी प्रिपरेशन मेरी होने लगी, यार ये भी चीज मेरे साथ हो गई थी प्रिपरेशन के वक्त। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, और ये सारी चीजें तभी आएंगी जब ये एक जर्नी होगी, एक एक्सपीरियंस होगा। राइट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें अपने अंदर नहीं आने देना है कि हम इस बैकग्राउंड से हैं, इस कॉलेज से हैं, ब्ला ब्ला, हमारी इंग्लिश कमजोर है, हम इस सोसाइटी के स्ट्रैटा को बिलोंग करते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। फाइन, वर्क करो, सॉल्व करो चीजें। इंग्लिश के लिए मैंने बताया आपको क्या करना है, बाकी चीजें सॉल्व करो। किसी भी कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं ना, तो कोई कॉलेज से या किसी का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है इस चीज में। राइट, यू आर। ऐसे ही और स्ट्रैटेजी एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।